हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। एक गेंद को धरातल से 40 मीटर पर सेकंड चाल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। लौटने के बाद यह धरातल से टकराते हैं। इस दौरान तय की गई दूरी तथा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ई का मान दे रखा है 0.5 और जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड की घात 2। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा की बात करेंगे। और हमारे पास यहाँ पे जो मुख्य अवधारणा है वो बनेगा प्रत्यावस्थान गुणांक। तो सबसे पहले हम अगर देखें, यहाँ पे हमारे पास एक गेंद है। गेंद को हमने यहाँ पे 40 मीटर प्रति सेकंड के चाल से ऊपर फेंका है। एक ऊंचाई हम इसको मान लेते हैं h तक जाने पे इसका वेग 0 हो जाता है। उसके बाद ये पुनः h ऊंचाई को तय करते हुए यहाँ पे धरातल पे आता है और यहाँ से टकराता है धरातल के साथ। धरातल से टकराने के बाद फिर ये एक ऊंचाई तक ऊपर उठेगा, लेकिन अब जो इसने यहाँ पे ऊंचाई तय की गई होगी वो पहले से कम होगी। तो यहाँ पे इसकी जो ऊंचाई है फिर ये कम हो जाएगी, फिर ये वापस आएगा, फिर धरातल से टकराएगा और इस तरीके से यहाँ पे टकराते हुए इसकी जो ऊंचाई होगी धीरे धीरे करके कम हो जाएगी और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इसका जो यहाँ पे ऊंचाई होगी वो 0 हो जाएगी। तो इस स्थिति में अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो इसने S1 दूरी तय की होगी, पहले हम उसे निकालेंगे यहाँ पे। तो इसको हम यहाँ पे गति का तीसरा समीकरण यूज करते हैं जो कि हमारे पास बनता है। तो पहले हम ये h दूरी को निकालेंगे तीसरे समीकरण का यूज करके, जो कि हमारे पास बनेगा v² बराबर, जो कि हमारे पास बनेगा v का वर्ग बराबर u का वर्ग प्लस 2a s, और यहाँ पे हमारे पास जो v का वर्ग है बराबर u का वर्ग, क्योंकि ये यहाँ पे एक ऊर्ध्वाधर दूरी को तय कर रहा है तो इसका मान हो जाएगा -2। और जो s यहाँ पे त्वरण है इसको हम गुरुत्वीय त्वरण लेंगे और हमारे पास जो दूरी होगी ये h के बराबर होगी। इस अधिकतम ऊंचाई तक जाने में इसका जो वेग हो जाएगा ये 0 हो जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं u का वर्ग -2 गुणा g गुणा h। तो अगर हम यहाँ से h का मान निकालें तो ये हो जाएगा u का वर्ग बटे 2 गुणा g। अब हम देखें, जब ये h दूरी ऊपर को यहाँ पे पूरा कर रहा है और इतनी ही दूरी को ये नीचे आते हुए तय कर रहा है, तो हम यहाँ पे अगर कुल दूरी की बात करें या कुल इसका यहाँ पे वैल्यू निकाल के देखें तो ये हो जाएगा h ऊपर जा रहा है, h ये नीचे आ रहा है। तो इसको हम S1 से यहाँ पे दिखा सकते हैं, ये हो जाएगा h प्लस h 2h के बराबर। यानी अगर हम यहाँ पे S1 का मान देखेंगे, ऊपर जाने और नीचे जाने में कुल दूरी तय की गई, तो ये हो जाएगा 2 गुणा u का वर्ग बटे 2g। तो इसका मान आ जाएगा हमारे पास u का वर्ग बटे g। इसको हम यहाँ पे समीकरण 1 से दिखा सकते हैं। अब इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे प्रत्यावस्थान गुणांक की बात करते हैं तो जो हमारे पास यहाँ पे प्रत्यावस्थान गुणांक बनता है वो हमें अनुपात दिखाता है कि यहाँ पे संघट्ट से पहले और संघट्ट के बाद जो हमारे पास यहाँ पे सापेक्षिक वेग होता है उनका अनुपात कितना है। तो संघट्ट के बाद अलग होने का वेग बटे संघट्ट के पहले पास आने का वेग। तो हम अगर यहाँ पे देखें तो संघट्ट के बाद हमारे पास यहाँ पे जो गेंद है वो धरातल से टकरा रही है। टकराने के बाद ये हमारे पास एक वेग के साथ ऊपर यहाँ पे जाएगी, तो उस वेग को हम यहाँ पे u2 मान लेते हैं। और संघट्ट से पहले अगर हम देखें ठीक पहले, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम पे अगर हम यहाँ पे दो बिंदुओं जिनकी यहाँ पे दूरी समान होती है वहां पे हमारे पास जो वेग होता है वो समान रहता है। तो जितना वेग यहाँ पे होगा उतना ही वेग यहाँ पे टकराने से ठीक पहले का होगा। तो यहाँ पे जो वेग है ये 40 मीटर प्रति सेकंड है, इसको हमने u के बराबर माना है। तो टकराने से ठीक पहले इसका जो वेग होगा वो 40 के बराबर आ जाएगा। क्योंकि धरातल है ये तो हमारे पास गति करेगा नहीं, तो यहाँ पे जो धरातल का वेग होगा वो 0 हो जाएगा। तो हम इसको u से दिखा सकते हैं यहाँ पे। और संघट्ट के बाद अलग होने का वेग ये हमारे पास u2 के बराबर हो जाएगा। और इसका जो यहाँ पे
अनुपात आएगा उसकी को हम यहाँ पे प्रत्यावस्थान गुणांक के नाम से जानेंगे। तो जो u का मान है हमारे पास ये 40 मीटर प्रति सेकंड है और प्रत्यावस्थान गुणांक हमें 0.5 दे रखा है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास जो u2 का मान होगा ये आ जाएगा u2 गुणा 40 गुणा 0.5 के बराबर। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें जब दोबारा ये यहाँ पे संघट करेगा तो ये एक अलग वेग के साथ यहाँ पे ऊपर जाएगा, उस टाइम पे इसका जो वेग होगा ये u3 हो जाएगा। तो उस टाइम पे हमारे पास जो u2 है यहाँ पे जितना वेग होगा उतना ही वेग टकराने से ठीक पहले का होगा। तो अगर हम इसके लिए भी प्रत्यावस्थान गुणांक का मान देखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा u3 बटे u2 बराबर 0.5। और अगर हम यहाँ पे u3 का मान देखेंगे तो ये हो जाएगा 40 गुणा 0.5 का वर्ग। u2 का मान हम यहाँ से रखेंगे तो हमारे पास यही वैल्यू आ जाएगी और धीरे धीरे करके u4 u5 जब तक इसका वेग शून्य नहीं हो जाता है हम इसको निकाल सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे तय की गई दूरियां देखें तो पहले केस में हमने यहाँ पे जो कुल दूरी निकाली थी s1, ये हमारे पास s1 थी h प्लस h के बराबर। दूसरे केस में हमारे पास जो दूरी होगी यहाँ से यहाँ प्लस ये वाली दूरी हमारे पास हो जाएगी, इसको हम s2 मान सकते हैं। ऐसे ही ये पूरी दूरी हमारे पास s3 आ जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे रुकने तक की कुल दूरी को देखें तो ये हो जाएगा s बराबर s1 प्लस s2 प्लस s3 और ये सो ऑन हमारा अनंत तक चलेगा। तो यहाँ पे जो s1 का मान हमने निकाला था ये निकाला था u1 का वर्ग बटे g। ऐसे ही हमारे पास s2 का जो मान आएगा ये आएगा u2 का वर्ग बटे g प्लस u3 का वर्ग बटे g और ये मान हमारा अनंत तक जाएगा। यहाँ पे जो कुल दूरी होगी हमारे पास इसमें हम 1 बटे g को बाहर लिख लेते हैं। u1 हमारे पास जो है ये 40 का वर्ग आ जाएगा। u2 का जो वर्ग है ये 40 गुणा 0.5 का, u2 का जो मान होगा ये होगा 40 गुणा 0.5 का, ये हमारे पास वर्ग बन जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास ये मान आगे बढ़ता जाएगा। तो जो s का मान होगा ये हो जाएगा 40 हम बाहर यहाँ पे निकाल लेंगे तो 40 का वर्ग बटे g ये हो जाएगा 1 प्लस 0.5 का वर्ग प्लस 0.5 के प्लस 0.5 की घात 4। इस तरीके से ये मान हमारे पास अनंत तक जाएगा। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक जीपी की सीरीज बन रही है। तो यहाँ पे हम इस मान को लिख सकते हैं 40 का वर्ग बटे g का मान 10 है और यहाँ पे जब अनंत हम इसको जोड़ेंगे तो इसका मान हो जाएगा 1 बटे 1 माइनस 0.5 का वर्ग। अगर हम इसको यहाँ पे सॉल्व करें तो इसका मान आ जाएगा 213.3 मीटर के बराबर। तो जब हमारे पास ये पूरी जो दूरी तय करेगा रुकने तक ये 213.3 मीटर की दूरी को तय करेगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे इस दूरी को तय करने में लिए गए समय की बात करें तो हमें पता है जब हमारे पास ये यहाँ से हमने इसको फेंकना शुरू करा था और जब ये आप यहाँ पे टकराते समय इसका जो कुल समय होगा अगर हम उसकी बात करें तो हम यहाँ पे गति का पहला समीकरण यूज कर सकते हैं। तो गति के पहले समीकरण से हमें पता है v बराबर होता है u प्लस a इंटू टी। तो इस केस में जो हमारे पास अंतिम वेग है अगर हम उसको देखें तो अंतिम वेग है जब ये इसे टकरा रहा है और जो प्रारंभिक वेग है जब ये इसको हमने ऊपर फेंका। तो दोनों का अगर हम यहाँ पे देखें तो दोनों की दिशा यहाँ पे विपरीत है लेकिन दोनों का मान यहाँ पे सेम है। तो अगर हम v को भी u के बराबर रख दें लेकिन इसकी जो दिशा होगी वो माइनस u के बराबर हो जाएगी। ये हो जाएगा u माइनस g गुणा t। तो ये हो जाएगा माइनस u बराबर माइनस g गुणा t। तो यहाँ से जो हमारे पास पूरा s1 को तय करने में जो समय लिया जाएगा ये लिया जाएगा 2u बटे g के बराबर। तो ये वो समय है जब हमने उसको फेंका और ये हमारे पास पहली बार धरातल से टकराया। इसी तरीके से हमारे पास ये जब दूसरी बार टकराएगा तो दूसरी बार टकराने का जो समय हमारे पास आएगा ये हो जाएगा t2 और इसका जो मान है ये हो जाएगा 2 गुणा u2 बटे g। इसी तरीके से हम t3 का मान निकालेंगे तो इसमें जो हमारे पास जो कुल समय आएगा ये सारे समयों का योग हो जाएगा यानी t1 प्लस t2 प्लस t3
और ये हमारे पास अनंत तक चलता जाएगा। जो कुल समय होगा t1 का मान, इसको हम लिख सकते हैं 2u1/g प्लस 2u2/g, और इस तरीके से हमारे पास जो सारे के सारे मान होंगे वो जुड़ जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे जो एक जैसे हमारे पास मान है उनको बाहर लिख लें तो ये हो जाएगा 2 गुणा 40/g गुणा 1 प्लस 0.5 प्लस 0.5 का स्क्वायर, और इस तरीके से ये मान अनंत तक जाएगा। तो यहाँ पे जो t का मान होगा ये होगा 2 गुणा 40/g का मान हम यहाँ पे 10 रखेंगे, और ये बनेगा 1 प्लस 0.5 प्लस 0.5 का स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे अनंत श्रेणी का इसका मान देखें तो ये हो जाएगा 2 गुणा 40/10 गुणा 1/1 माइनस 0.5। तो यहाँ से 0 से 0 हमारा हट जाएगा, ये बचेगा 8/0.5, और जो कुल समय हमारे पास यहाँ पे लिया जाएगा ये 16 सेकंड का लिया जाएगा। रुकने से पहले इसने जो कुल समय लिया होगा ये 16 सेकंड का लिया होगा। तो अगर इसी के सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सेकंड पार्ट पे हमसे पूछ रहा है एक स्थिर क्षैतिज तल पर एक कण h ऊंचाई से गिरता है तथा उछलता है, प्रत्यावस्थान गुणांक 0.2 हो तो रुकने से पहले तय की गई दूरी ज्ञात करो। तो जैसे हमने अभी पहले यहाँ पे दूरी निकाली है, हम उसी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, पर इसका यहाँ पे हम सीधा एक सूत्र भी यूज कर सकते हैं। तो कुल दूरी यहाँ पे हो जाएगी हमारे पास h/2 गुणा 1 प्लस e का वर्ग बटे 1 माइनस e का वर्ग। e हमारे पास यहाँ पे प्रत्यावस्थान गुणांक है, और यहाँ पे जो e का हमारे पास मान दे रखा है 0.2 दे रखा है। तो हमारे पास जो कुल दूरी होगी रुकने से पहले वो हो जाएगी h/2 गुणा 1 प्लस 0.2 का वर्ग बटे 1 माइनस 0.2 का वर्ग। इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा h/2, तो 0.2 का वर्ग हमारे पास हो जाएगा 0.04, तो ये हो जाएगा 1.04 बटे 0.96। और अगर हम इसको यहाँ पे सॉल्व करें तो हमारे पास जो कुल दूरी होगी ये आएगी 0.54 गुणा h के बराबर, यानी जितनी भी हमारे पास ऊंचाई होगी रुकने से पहले ये 0.54 h के बराबर दूरी तय करेगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कुल दूरी और कुल समय को ज्ञात किया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।